Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन पेडागोजी प्रैक्टिस। सभी टीचिंग एग्जाम्स जहां पर भी पेडागोजी, टीचिंग मेथडोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, टीचिंग एप्टीट्यूड कह लीजिए, मेथडोलॉजी कह लीजिए, पूछा जाता है वहां आपके सेशन काम आएगा ही आएगा। और ऐसा कोई भी टीचिंग का एग्जाम है नहीं, बिहार को छोड़ दें अगर, तो जहाँ पे पेडागोजी नहीं पूछा जाता। तो स्टार्ट करेंगे। 15 से 20 क्वेश्चन का टारगेट है और समझेंगे। ठीक, ये पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। एक सेशन की मिल रही है, 3 पेंडिंग है, आई थिंक 2 पेंडिंग होंगी, वो भी कोशिश करेंगे कि कल तक दे दें। टेलीग्राम चैनल लेट्स लर्न स्क्वाड, लगभग 9 लाख लोग जुड़े हुए हैं, तो किसी भी फेक चैनल से ना जुड़ें। और अगर आप बैच लेने के मूड में हैं तो कृपया करियरविल ऐप से ही लें, कहीं और मैं लाइव डिस्कशन नहीं करती हूँ। कुछ फेक वेबसाइट्स भी बनी हुई है जिन पे काम चल रहा है, हम लोग एक्शन ले रहे हैं, तो कहीं भी 2 रुपये ना दें प्लीज़। करियरविल ऐप पे ही होता है अगर कोर्स होता है ऑफिशियली, जहाँ लाइव क्लासेस ऑथेंटिकली चल रही हैं। ठीक, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे। कुछ सवाल कर लेते हैं, है ना। सवाल करना इंपॉर्टेंट है ताकि हम कुछ सीख पाएँ जीवन में भी और क्लास में भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। विच फॉर्मूला इज करेक्ट, यानी कौन सा सूत्र सही है। तो 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने एज यूजुअल। फर्स्ट है मेच्योरिटी प्लस लर्निंग बराबर डेवलपमेंट, यानी मेच्योरिटी प्लस लर्निंग इज इक्वल टू डेवलपमेंट, यानी परिपक्वता जमा अधिगम बराबर विकास। क्या ये फॉर्मूला सही है? डेवलपमेंट में हमने पढ़ा था ऐसा ही कुछ, याद कीजिए। सेकेंड ऑप्शन है मेच्योरिटी मल्टीप्लाइड बाय लर्निंग इज इक्वल टू डेवलपमेंट, यानी परिपक्वता को गुणा करें अधिगम से बराबर विकास आ जाएगा। या फिर थर्ड ऑप्शन मेच्योरिटी प्लस डेवलपमेंट इज इक्वल टू लर्निंग, यानी परिपक्वता और विकास को जोड़ दें तो अधिगम बन जाएगा। या फिर फोर्थ ऑप्शन मेच्योरिटी प्लस लर्निंग इज इक्वल टू मेच्योरिटी। तो ये 4 ऑप्शंस हैं। एक बार दिखाना कौन कौन सा जवाब दे रहा है, सामने मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। बहुत बढ़िया, 45% लोग ही इतने आसान सुंदर सरल टिकाऊ जवाब क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे हैं। जस्ट 45% लोग, मतलब इसमें मुझे उम्मीद थी कि 90% लोग सही जवाब देंगे, हालांकि थी नहीं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जैसे ही थोड़ा सा बस भाषा को जरा सा चेंज करो और आप लोग ऐसे डर वर जाते हैं। देखिए फॉर्मूला आपको पता है, वुडवर्थ ने कहा है डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी विकास जो है वो आनुवांशिकता एवं वातावरण का गुणनफल है। बात सही है नहीं है? आनुवांशिकता जेनेटिक्स जो आपको मिले हैं, इंटेलिजेंस पे जो है काफी प्रभाव रहता है हेरिडिटी का, लेकिन क्या एनवायरमेंट का नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तो विकास जो है वो गुणनफल है, प्रोडक्ट है, ना कि कोई ये एडिटिव नहीं होता, इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते कि हेरिडिटी में से एनवायरमेंट को माइनस कर दें या जोड़ दें। ये जोड़ घटाना भाग नहीं है, सिर्फ गुणा है, यानी डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है। क्योंकि यहां पे आप तय नहीं कर सकते कि 50% हेरिडिटी है कि 50% एनवायरमेंट है। किसी एरिया में हेरिडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी में एनवायरमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात सही है नहीं है? तो हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट बस वही है, उसी की भाषा बदल के लिखी हुई है। और मैं आपके साथ कई बार डिस्कस करती हूं कि इसको ऐसे भी कहा जा सकता है। तो रटना नहीं है हमको, रटंत विद्या चलंत नहीं। तो डेवलपमेंट क्या है? विकास गुणनफल है आनुवांशिकता एवं वातावरण का। डेवलपमेंट तो डेवलपमेंट ही लिखा हुआ है सब जगह, विकास तो हर जगह विकास ही है यहाँ पे। ठीक, लेकिन हेरिडिटी डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ। अब आपको एक बात पता है, अगर आपने मैराथन सेशंस लिए हैं, फ्री नोट्स पढ़े हैं, बैचेस में अगर आप रहे हैं, कभी भी मेरी शक्ल भी देखी है और डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ा है, तो आपको ये पता होगा कि हेरिडिटी मतलब मेच्योरिटी इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, यानी जो आपकी परिपक्वता होती है वो आनुवांशिकता के साथ आती है। कि एक सर्टेन टाइम पे आपके दांत निकलते हैं, एक सर्टेन एज में आप चलना सीखते हैं, एक सर्टेन एज में आप दौड़ना सीखते हैं, एक सर्टेन एज में आपके दिमाग में कुछ चीजें आती हैं। तो कुछ चीजें एज के साथ अनफोल्ड होती हैं, क्योंकि हमारे अंदर हेरिडेटरी क्षमता है कि 13 ईयर्स पे या टीन एज आएगी तो प्यूबर्टी हिट करेगी, है ना। तो ये क्या मेच्योरिटी की वजह से हो रही है कुछ चीजें अपने आप, हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। क्योंकि हमारी आनुवांशिकता, हमारे जैसे एक सॉफ्टवेयर में कोड होता है, वैसे ही हम में ह्यूमंस में एक कोड है कि टाइम के साथ ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? अनफोल्ड होते रहेंगे, यानी निकल करके आते रहेंगे, उभर करके आते रहेंगे। कि अब प्यूबर्टी हिट कर गई, या फिर अब जो हम विजडम टूथ कहते हैं ये इस टाइम पे होगा। तो कुछ चीजें एज के साथ आती हैं, उसको हम मेच्योरिटी कहते हैं। यहाँ पे हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, तो हेरिडिटी ना लिख करके मेच्योरिटी लिख दिया, एनवायरमेंट ना लिख करके लर्निंग लिख दिया। क्योंकि लर्निंग को हम कैसे देखते हैं? लर्निंग हम कहते हैं भाई रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, जो व्यवहारवादी या बिहेवियरिस्टिक डेफिनेशन ऑफ लर्निंग है। ये अधिगम क्या है? जो हम एनवायरमेंट में, और मैं आपको मेच्योरिटी और
लर्निंग के बारे में जब भी डिस्कशन करती हूँ एक बात सिंपल कहती हूँ कि मैच्योरिटी क्या है? मैच्योरिटी है जो हेरिडिटी से हाईली प्रभावित है। लर्निंग है जो आप एफर्ट मार के, साइकिल चलाना लर्निंग है, दांत निकले इसमें आपने कुछ नहीं किया, वो नेचुरली आ रहे हैं। तो ये कहानी है। और एक और चीज हम छोटी सी बार बार समझते हैं कि जो आपका ग्रोथ हुआ, मैच्योरिटी है, ये सब क्या है? डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, डेवलपमेंट का ही हिस्सा है, विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं। क्या है? विकासात्मक प्रक्रियाएं। और ये जो मैच्योरिटी और लर्निंग है कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे को। मैच्योरिटी आ रही है तो बेहतर लर्निंग हो पाएगी, ये सारी बातें चलती रहेंगी। तो यहाँ पे सिर्फ गुणनफल है, क्योंकि कुछ क्षेत्र में हेरिडिटी ज्यादा प्रभावी होती है, जैसे इंटेलिजेंस का क्षेत्र, कुछ में एनवायरमेंट ज्यादा प्रभावी होगा। कोई आप चीज सीख रहे हैं, कुछ करना सीख रहे हैं, तो परिपक्वता गुणा करेंगे अधिगम के साथ तो विकास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैच्योरिटी का मतलब यहाँ हेरिडिटी है और लर्निंग का मतलब यहाँ एनवायरमेंट से है। तो हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट बराबर डेवलपमेंट, बस भाषा बदली और कुछ नहीं है। तो ऐसे लड्डू सवालों को अगर आप गलत करेंगे पेपर में तो क्या होगा? और डी प्लस भी जैसा एग्जाम हुआ तो नेगेटिव में और हो जाएगी मार्किंग। एक तो गलत हुआ, ऊपर से माइनस में जाएंगे नंबर। तो ऐसे काम मत करिए। सबसे पहला चैप्टर है डेवलपमेंट, हर जगह आता है, हर एक एग्जाम में लगभग, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? सही कौन सा ऑप्शन है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट एंड लर्निंग रिमेन अनअफेक्टेड बाय सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी विकास और सीखना सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से अप्रभावित होते हैं, यानी विकास पे समाज और संस्कृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विकास पे अगर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता तो वो है बच्चे का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। हालांकि उसका भी पड़ता है, बट आपको एज अ टीचर उस चीज से प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो विकास पे तो लगभग हर चीज का प्रभाव पड़ता है, चाहे वो एनवायरमेंट हो, चाहे जिस समाज से बच्चा आ रहा है, जिस संस्कृति से बच्चा आ रहा है ना, तो उसका विकास, उसके सोचने का ढंग, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें प्रभावित होती हैं। तो ये तो कहना गलत हो जाएगा कि डेवलपमेंट एंड लर्निंग अनअफेक्टेड रहते हैं सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से, गलत है ये। लर्नर्स लर्न इन अ सर्टेन वे, यानी शिक्षार्थी जो है एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, या अधिगमकर्ता जो बच्चे हैं वो एक सर्टेन वे में ही सीखेंगे, एक ही तरीका सीखने का, बाकी मल्टीपल तरीके नहीं है। जबकि बच्चे अलग अलग तरह से सीखते हैं, इन डिफरेंट वेज वो सीख सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है प्ले इज मीनिंगफुल फॉर कॉग्निशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस, यानी जो खेलना है कि बच्चे जब खेल रहे हैं, कोई भी एक एक्टिविटी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनका संज्ञान यानी उनकी दिमागी क्षमताएं, सोचना, समझना, तर्क करना, यानी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इमेजिनेशन, अटेंशन, मेमोरी, जितने भी काम दिमाग से होते हैं वो सब बेहतर होते हैं जब वो खेल रहे हैं। तो उनका दिमाग बेहतर हो रहा है इन जनरल। बात सही है नहीं भाई, वो स्ट्रेटेजाइज भी करेंगे, स्ट्रेटजी बना करके गेम खेलेंगे, जीत रहे हैं तो कोई लीडरशिप भी होगी, 70 चीजें उसमें लगती हैं। तो कॉग्निशन के लिए मीनिंगफुल है, अर्थपूर्ण है, बेहतर साबित होगा प्ले संज्ञान के लिए। एंड सोशल कॉम्पिटेंस, यानी समाज में कैसे रहते हैं, कैसे बेहतर करते हैं, ये सब चीजें भी आप, टॉलरेंस क्या होती है, टीम वर्क क्या होता है, ये सब आप स्पोर्ट्स से सीखते हैं। जिन्होंने कभी भी स्पोर्ट्स खेला है या कुछ भी किया है, फिजिकल प्लेफुलनेस कह लीजिए, या प्ले में पार्टिसिपेट किया है, स्पोर्ट्स ही कहेंगे, स्कूल में तो स्पोर्ट्स ही होता है, तो किसी भी गेम में पार्टिसिपेट किया है वो ये बात जानते होंगे। चलिए खैर, तो प्ले इज मीनिंगफुल फॉर कॉग्निशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस, क्योंकि आप टीम वर्क सीखते हो एंड ऑल। बाकी फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, आस्किंग क्वेश्चंस बाय द टीचर हिंडर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए, क्वेश्चन पूछने से संज्ञान या आपकी समझ खराब नहीं होती, बेहतर होती है। क्योंकि क्वेश्चनिंग से क्या होगा, आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, आपकी थिंकिंग प्रोसेस जगेगी, आप सोचना शुरू करेंगे, और सोचना शुरू करेंगे आपका कॉग्निशन बेटर होगा, है ना। नहीं सोचते हम लोग हैं ही कहां, बस एक प्री सेट है जो हमें मिल गया है आसपास की सराउंडिंग से, और हम बस उसी पे टेम्पलेट पे जीते चले जाते हैं। तो शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक तो नहीं हो सकता। प्रश्न पूछना चाहे बच्चे के द्वारा हो चाहे शिक्षक के द्वारा हो, वो फायदेमंद ही है। हम बच्चों को चुप करा देते नहीं, इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो, जबकि वो हेल्पफुल है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 3। एट व्हाट स्टेज इज द पेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट वेरी स्लो, यानी कौन सी स्टेजेस में से शारीरिक विकास जो है वो स्लो होता है, किस स्टेज पे, वेरी स्लो। शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है, धीमी हो जाती है। आप जनरली पढ़ते हैं भाई इन्फेंसी होता है जन्म से 2 वर्ष, चाइल्डहुड हम 2 से 12 कहते हैं, इसमें भी अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड है, यानी पूर्व बाल्यावस्था जिसको हम 2 से 6 वर्ष कह देते हैं, और लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष, इसी को हम मिडल चाइल्डहुड भी कह देते हैं। एडोलेसेंस है 12 से 18, WHO की माने तो 10 से 19 वर्ष। एम्ब्रियोनिक स्टेज आपकी भ्रूणावस्था है, यानी गर्भ के दौरान की अवस्था है, वो जो GEF होता है। जो लोग बैच में हैं या जिन्होंने कभी डिस्कशन किया है, जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक और फीटल स्टेज, ये 3 स्टेजेस होती हैं प्रेगनेंसी या कॉन्सेप्शन पीरियड में, यानी
जन्म से 9 माह पूर्व, जो प्रसव पूर्व अवस्था जिसको हम कहते हैं, वहां पे। तो भ्रूणावस्था तो भ्रूण यानी गर्भ में है आप। देखो गर्भ में जब होते हैं बहुत तेज होती है जो गति है विकास की। आप एक सिंगल जाइगोट जिसको हम कहते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से, एक जीव से जो सिंगल सेल्ड है, उससे मल्टीफोल्ड्स आपके ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, हार्ट बच्चे का, दुनिया भर की चीजें हो जाती हैं डेवलप। तो प्री नेटल स्टेज जो हम कहते हैं, प्री नेटल स्टेज में, प्रसव पूर्व अवस्था में बहुत तेजी से शारीरिक वृद्धि होती है, इसमें कोई दोराह नहीं है। ठीक, तो ये बात तो सही है, स्लो तो नहीं होती है। इन्फेंसी में भी जन्म से 2 वर्ष में आप देखेंगे बच्चा अचानक से बड़ा, बहुत तेजी से सारी चीजें करना सीख जाता है, बोलना सीख जाएगा, 2 साल तक चलना सीख जाएगा, बहुत सारी एक्टिविटी वो करने लगता है, चीजें समझने लगता है ना। तो यहाँ पे भी तेज है। एडोलेसेंस तो अपने आप में ही ग्रोथ स्पर्ट का टाइम है, यानी फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेजी से, आपको बच्चे से एकदम बड़ा नजर होता हुआ आता है बच्चा, एकदम से हाइट बढ़ गई, दाढ़ी मूंछ आ गई, लड़कियां हैं तो बाकी चेंजेस आ गए। तो ये क्या है, एडोलेसेंस में भी तेजी है। चाइल्डहुड इज द ओनली पीरियड, और चाइल्डहुड में भी स्पेशली अगर आप देखेंगे 6 से 12 वर्ष। अब क्योंकि यहाँ पे लेटर चाइल्डहुड ऑप्शन में ही नहीं है, यानी उत्तर बाल्यावस्था ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए हमको बाल्यावस्था ही चूज करना पड़ेगा, है ना। तो चाइल्डहुड इज द राइट आंसर, कि यहाँ पे जो है, जो स्लो हो जाता है शारीरिक विकास बच्चे का, वो स्लो हो जाएगा। मोटर डेवलपमेंट बेहतर होगा, कि यानी दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना, ये सब अच्छे से कर पाएगा वो, उसमें बेहतरी होगी, लेकिन हाइट आपको बहुत तेजी से बढ़ती नहीं नजर आएगी। चाइल्डहुड में भी कौन सा पीरियड, 6 से 12 वर्ष वाला, लेकिन वो अलग अलग नहीं बांटे हुए, यहाँ पे ओवरऑल चाइल्डहुड लिखा है, तो हम चाइल्डहुड के साथ जाएंगे। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि मान लीजिए हम ये 3 स्टेजेस लिख लेते हैं, 4 लिखते हैं चलो हम, क्योंकि ऑप्शन में अगर अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड अलग अलग आ जाए। इन्फेंसी में जो स्पीड है फिजिकल ग्रोथ की वो तेज है, इवन अर्ली चाइल्डहुड में भी तेज है। जो अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, यहां जन्म से 2 वर्ष शैशवावस्था, यहां पे भी स्पीड तेजी है, लेकिन इन्फेंसी थोड़ी कम मिलेगी। फिर आएगा लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था, यहां पे 6 से 12 वर्ष, यहां स्पीड धीमी हो जाती है। आपके बच्चे को में आपको मसल्स तो नजर आती हैं 6 से 12 वर्ष के बच्चे में, कि उसकी मसल्स डेवलप हो रही हैं, थोड़ा हेल्दी लगेगा आपको, लेकिन हाइट अचानक से नहीं बढ़ती, वो फिजिकल ग्रोथ थोड़ी कम हो जाती है। एडोलेसेंस में फिर तेजी से 12 से 18 में फिर तेजी से जो है आपका फिजिकल ग्रोथ की बात चल रही है यहाँ पे, यानी शारीरिक विकास या फिजिकल डेवलपमेंट, शरीर के विकास की बात चल रही है। बाकी सब तो चल ही रहा है, फिजिकल ग्रोथ ही लिख देते हैं अभी हम यहाँ पे, यानी वृद्धि, हाइट, वेट, ये सब बढ़ना। ठीक, इतनी बात क्लियर है। कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या यहां तक हो तो आप बता सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 4, कहता है अनसीन, ये अच्छे क्वेश्चन है दोनों, इसके बाद एक और क्वेश्चन है आपका, काफी हद तक जो है आपके डाउट्स इससे क्लियर हो जाएंगे। अनसीन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर केप्ट, ये वाली क्लास हम मंडे को रखेंगे भाई, मंडे से फ्राइडे 9 बजे। अगर कोई दिक्कत नहीं आती इन बिटवीन तो मंडे टू फ्राइडे शाम को 9 बजे पीडीएफ डलवा देंगे भाई, टेलीग्राम चैनल पे डलवा देंगे, ऐप पे भी डलवा सकते हैं। अनसीन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर केप्ट, यानी अदृश्य मानवीय विशेषताओं को रखा जाता है। ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो अनसीन है, जो दिख नहीं रहे हैं, ऑब्जर्वेबल नहीं है, अगर एक तरह से हम देखें सामने। पहला है फिनोटाइप कहेंगे इसको, जीनोटाइप की कैटेगरी में रखेंगे, सोमेटाइप रखेंगे, या नॉट इन एनी ऑफ द अबव कैटेगरीज, बताइए। जो अनसीन है, दिख नहीं रहे हैं। अब आपके अंदर जेनेटिक मेकअप में क्या क्या है दिख थोड़ी रहा है, आपके पूर्वजों से एक तरह से, या फोर फादर से जो जेनेटिक्स कैरी कर रहे हैं आप, जीन्स दोनों ही साइड से, मदर और फादर दोनों की साइड से, तो कई जनरेशन से हो रहे होते हैं कैरी। अब उसमें क्या क्या पोटेंशियल है, कुछ ऐसी बीमारियां होंगी जो शायद आपके अंदर अनफोल्ड नहीं हुई, आपके बच्चे में आ जाए क्योंकि पीछे से कैरी कर रहे थे आप। कुछ और ऐसे चीजें होंगी, ऐसी क्षमताएं होंगी जो शायद आप में हो और किसी और जनरेशन में रही हो पहले। तो ये जीनोटाइप के आपके जीन्स में है, बाहर दिख रही है नहीं, तो ये जीनोटाइप है, जेनेटिक मेकअप में है, इसको जीनोटाइप ही कहेंगे हिंदी में भी। जो अनसीन है, जेनेटिक मेकअप में है, कोडिंग में है। ठीक, इसका जस्ट ऑपोजिट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, अ पर्सन्स आई कलर, स्किन कलर एटसेट्रा आर केप्ट इन माइंड। एक व्यक्ति की आंखों का रंग, उसका स्किन कलर, यानी जो मेरी आंखें हैं, जो रंग है इनका जो आपको दिख पा रहा है, यानी ऑब्जर्वेबल सीन कैरेक्टरिस्टिक्स, वो विशेषताएं जो दिख सकती हैं। जैसे आई कलर, आंखों का रंग देख सकते हैं, बालों का रंग देख सकते हैं, बालों का टाइप देख सकते हैं, बॉडी टाइप देख सकते हैं। तो ये सब क्या है, इनको किस कैटेगरी में लिखेंगे, फिनोटाइप में, जीनोटाइप में, पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक होता है बेसिकली 2 एक से ज्यादा जीन्स मिलकर के आपके कोई कैरेक्टरिस्टिक बना रहे हैं,
कि आपकी हाइट है तो मदर और फादर दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकती है, नॉट इन एनी ऑफ द अबव। बताओ फटाफट से। ठीक है, बी कह रहे हैं बहुत सारे लोग। हाँ, बी नहीं होगा इसका जवाब, क्योंकि ये फिनोटाइप है। फिनोटाइप जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी आंखों का रंग देखा जा सकता है, बालों का टाइप देखा जा सकता है, तो ऑब्जर्वेबल है। यानी फिनोटाइप क्या है? ऑब्जर्वेबल है, देखा जा सकता है। सीन कैरेक्टरिस्टिक्स है, अनसीन यानी जो जेनेटिक मेकअप में है, जो शायद टेस्ट वेस्ट कराओगे तो पता लगेगा कहीं। तो ये अनसीन वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जीनोटाइप में है, वो जेनेटिक मेकअप है। फिनोटाइप जो आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल फिनोटाइप में क्या हो सकता है? जीनोटाइप में हो सकता है कि आपकी मदर का जो रंग है वो फेयर है और या थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन है, कोई भी एक कॉम्प्लेक्शन है उठा लेते हैं, ठीक है। मदर का जो, ठीक है सलोनी, कॉम्प्लेक्शन है वो थोड़ा डार्क है और फादर का लाइटर साइड है। दोनों के जीन्स आपके अंदर है, जीनोटाइप में दोनों है, कलर्स हैं। लेकिन फिनोटाइप में मान लीजिए जो कलर डोमिनेंट था, तो हो सकता है फादर का कलर फेयर आपका कलर हो, क्योंकि वो फिनोटाइप में दिख रहा है, जीनोटाइप में दोनों है। डार्क कलर भी है आपके जीन्स में, लेकिन फिनोटाइप में क्या आया? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक में क्या आया? वो फादर वाला कलर, या किसी का भी आ सकता है। तो ये होगा फिनोटाइप, जो ऑब्जर्वेबल है, देखा जा सकता है इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट से देखेंगे और जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, टू डेवलप क्रिएटिविटी इन अ चाइल्ड अ टीचर शुड नॉट, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है रचनात्मक हो, या टीचर चाहता है, आपका ही बच्चा टीचर के लिए भी, तो अगर टीचर चाहता है कि बच्चे में सृजनशीलता हो, रचनात्मकता हो, कुछ नया करने की क्षमता हो, तो क्या नहीं करना है एज अ टीचर आपको? ये पूछा है। फटाफट से बताइए, जल्दी बताओ। अटेंडेंस लगा रहे हैं, ठीक है जी, फटाफट से जवाब दो। दिखाना क्या जवाब दे रहे हैं लोग। वेट, 80%, फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं। हाँ, हो गया। लॉगिन नहीं है तो कैसे होगा? चलिए, तो अगर हम देखें, अब ऐड भी देखो, अगर हम देखें तो फोर्थ ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं ज्यादातर लोग। देखिए, समझते हैं क्या नहीं करना है जिससे बच्चे की रचनात्मकता, यानी कुछ नए करने की इच्छा उसकी जीवित रहे। रिस्पेक्ट द चाइल्ड्स व्यूज, यानी बच्चे के जो विचार है उनका सम्मान करना, कि वो जिस तरह से देखता है, हाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं आप उसको, ठीक है। सेटिस्फाई द चाइल्ड्स ईगरनेस एंड क्यूरियोसिटी, देखो क्यूरियोसिटी तो बहुत जरूरी है। अगर आपको नवीनता चाहिए, यानी कुछ नयापन चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, तो ईगरनेस और क्यूरियोसिटी को क्या करना है? सेटिस्फाई करना है। बच्चों को मौके देने हैं क्वेश्चंस पूछने के, उसके मन की कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के, यानी आपकी जो जिज्ञासा है, वो सवाल पूछ रहा है तो उसके जवाब देने हैं या ढूंढने के लिए उसकी मदद करनी है। सही है ये भी। टेकिंग द चाइल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिक थिंकिंग, यानी कुछ अलग, लीक से हटके वो सोच पाए, उसमें हेल्प करना, तो इससे भी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। लेकिन जो डी ऑप्शन है कि रेस्ट्रिक्ट द चाइल्ड्स रिस्पॉन्सेज, यानी बच्चे के रिस्पॉन्सेज को ही रेस्ट्रिक्ट कर दो, प्रतिबंधित कर दो, कि वो जवाब दे तो उसको डांटो, या फिर जवाब देने ही मत दो, मौका ही मत दो, तो ये क्या हो जाएगा? इससे क्रिएटिविटी बाहर निकल करके नहीं आ पाएगी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है, नॉट लिखा हुआ था क्वेश्चन में। इस तरह के क्वेश्चंस का विशेष ध्यान रखना होता है। एक और क्वेश्चन है इसी के अराउंड, फटाफट से जवाब दीजिएगा। देखिएगा, अब तो निशा दी की शादी हो गई, तो पोल कौन दे रहा है? कहां से कैसे पता लगता है आपको? कौन से समाचार पत्र से आप ये पता लगा रहे हैं? निशा जी की कोई शादी नहीं हुई और निशा जी नहीं है, राहुल है। निशा जी आज जल्दी चली गई थी, उनकी तबीयत सही नहीं थी, और उनकी शादी खबर हमें है नहीं, आपको कैसे है? और क्या पता निशा जी को ना जाना हो, शादी करके घर छोड़ के। इतने स्टीरियोटाइपिकल हो गए हो। हाँ, देखो एक बार, क्या पता निशा जी पास में ही रहती हो शादी करके। मजाक कर रही हूँ मैं, निशा की कोई शादी वादी नहीं है, मुझे कल पीटेगी। देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट टू मेजर क्रिएटिविटी इन अ चाइल्ड, बच्चे में सृजनशीलता का मापन करने के लिए निम्न में से कौन सा एक परीक्षण नहीं है? नॉट पूछा है, यानी आपको क्रिएटिविटी मेजर करनी है तो कौन सा तरीका सही नहीं है? सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है टू राइट और कंप्लीट अ स्टोरी ऑन एन इनकम्प्लीट फिगर और पिक्चर, कोई स्टोरी है उसको कंप्लीट करना तो आपको खुद से इमेजिन करना पड़ेगा। यंग इंडियन समाचार पत्रों से पढ़ लो, पढ़। राहुल भाई को सलाम बोलो, पढ़ लिए हैं राहुल भाई। चलिए देखिए, किसी अधूरी आकृति या चित्र पर एक कहानी लिखना या पूरी करना। कोई एक पिक्चर दिखाई और इस पे या तो अधूरी कहानी दे दी, या कहा कि इस पिक्चर को देख करके स्टोरी लिखो, तो आप इमेजिन करेंगे, अलग अलग दिशाओं में सोचेंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अब सारी चिंतन होगा, है ना, ओपन एंडेड थॉट है।
क्रिएटिविटी निकल करके आएगी। तो ये तो सही है, हमको क्या चाहिए जो सही नहीं है, क्योंकि नॉट लिखा हुआ है। राइटिंग टेबल्स यानी पहाड़े लिखना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, याद होगा तो लिख दोगे, नहीं तो नहीं, अपनी मर्जी से थोड़ी कुछ बना दोगे। 2 दूनी 5 थोड़ी लिख दोगे क्रिएटिविटी करके, है ना। टीचर कहेगा कुछ पता नहीं है तुमको, तो 2 दूनी 4 जो भी, ये तो फैक्चुअल है, इसमें तो कन्वर्जेंट थिंकिंग लगेगी। आपका नया कुछ नहीं है, पहाड़े लिखने में आपने कौन सा नया कुछ बना दिया, जो रिटेन किया था दिमाग में वही लिखा है, तो इससे तो क्रिएटिविटी नहीं बढ़ने वाली। फिर भी हम बाकी ऑप्शंस तो चेक करेंगे ना, क्या पता इससे भी खराब ऑप्शन हो। अरेंजिंग थिंग्स इन अ न्यू ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आपको चीजें रखी हुई दिख रही हैं उनको नए ढंग से लगा दिया, कुछ अलग करके, तो क्या होगा, बिल्कुल क्रिएटिविटी आपकी, कुछ अलग सोचना है ना, आउट ऑफ द बॉक्स जिसको हम कहेंगे, तो ये भी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देगा। पर्सनैलिटी एग्जिस्ट विद इन द लिमिट्स गिवन इन अ सर्कल, यानी किसी वृत्त में दी हुई सीमाओं के अंतर्गत व्यक्तित्व होता है। अब वो किस तरह से, मतलब इसमें भी आपको सोचने में मजबूर होना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स ही सोचना पड़ेगा, ओपन एंडेड है। तो यहाँ पे राइटिंग टेबल्स इज द राइट आंसर, क्योंकि यही गलत है और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था। भाई पहाड़े लिखने में कुछ नयापन नहीं है, कुछ भी सोचने में बताने में नयापन लगेगा बाकी ऑप्शंस के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, विच थियरी पोजिट्स द लर्निंग इज एन इंटरनल प्रोसेस इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रायर नॉलेज एंड कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। कौन सा सिद्धांत मानता है कि सीखना पूर्व ज्ञान और संज्ञानात्मक संरचनाओं से प्रभावित एक आंतरिक प्रक्रिया है, यानी जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है, पूर्व ज्ञान है बच्चे का, जो वो लेकर के आया है क्लासरूम में, जो वो पहले से जानता है, तो सीखना पूर्व ज्ञान और संज्ञानात्मक संरचनाओं से प्रभावित होता है, यानी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स क्या है, जो भी काम दिमाग से हो रहे हैं। जैसे ही वर्ड कॉग्निशन आए समझ जाओ दिमाग से संबंधित चीजें, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, आपका इमेजिनेशन, जितने भी काम दिमाग से हो रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि जो लर्निंग है उसमें आपकी पूर्व ज्ञान जो आपको पहले से पता है और जो थिंकिंग, रीजनिंग करके या दिमाग का इस्तेमाल करके आप सीख रहे हैं वो आएगा, ठीक है। ये बात कहेगा कौन, बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद कहेगा। वो तो कह रहा है भैया हम तो कुछ भी आदत डाल देंगे, आप हमको, व्यवहारवाद के जो जनक हैं जेबी वॉटसन, जॉन ब्रॉडस वॉटसन, वो तो कह रहे हैं आप मेरे को 1 दर्जन बच्चा दे दो, मैं कुछ भी बना दूंगा उनको, चोर, डॉक्टर, सिपाही, कैसे भी ढाल के बर्तन की तरह मैं तो कुछ भी बना सकता हूं। तो ये तो कंडीशनिंग पे वर्क करते हैं, ये कॉग्निशन पे वर्क नहीं करते, बच्चे की प्रायर नॉलेज पे फोकस नहीं कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म बिल्कुल सही बात है। कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि इंटरनल प्रोसेस है, इन्फ्लुएंस होगी प्रायर नॉलेज से और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर से। लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में जब सवाल पूछेगा आपसे, तो ये कहीं ना कहीं लिखेगा कि बच्चा एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा, कुछ तो लिखेगा, लेकिन पूरी तरह से गलत नहीं कह सकते। अगर हमारे पास कॉग्निटिविज्म नहीं होता ऑप्शन में तो हम चले जाते इसके साथ भी। तो कॉग्निटिविज्म या सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म वाइगॉस की बात करते हैं कि बच्चे ग्रुप में सीखते हैं, एक दूसरे के साथ ग्रुप बना करके, कोऑपरेट करके, है ना, मतलब सहयोग करके। अब यहाँ पे जो सही उत्तर होगा पूर्व ज्ञान और संज्ञानात्मक संरचनाएं, क्योंकि इन्होंने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स की बात कर दी है तो हम जाएंगे कॉग्निटिविज्म की तरफ। कॉग्निटिविज्म जिसमें जेरोम ब्रूनर बात करते हैं आपकी, या मिलर बात करते हैं किसकी, कि जो हमारा दिमाग है वो एक कंप्यूटर के जैसे वर्क करता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वैसी होती है हमारे ब्रेन में, हम नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं कैसे, इंटरनल प्रोसेस है, जो भी इंफॉर्मेशन दिमाग में जा रही है आप उसको रिसीव करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे ब्रेन में, उस पर कुछ एक्ट करेंगे, उसको चेंज करेंगे, फिर बाद में रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, यानी एक कंप्यूटर के जैसा है हमारा ब्रेन। वैसे ही हम सीखते हैं इंटरनल प्रोसेसेस के थ्रू, कॉग्निटिव प्रोसेसिंग के थ्रू, यानी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग करके। कंस्ट्रक्टिविज्म में सिंपल लिखा होता, वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करके या कुछ ना कुछ एक्टिविटी की जरूर बात हुई होती है अगर रचनावाद की बात करते तो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑफ रिलाइंग टू हैवीली ऑन एआई पावर्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। आजकल एआई का जमाना है, हम सुनते ही हैं बहुत हद तक। आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है कि 21st सेंचुरी स्किल्स की बात करिए, डिजिटल लिटरेसी की बात करिए, टीचर्स को भी आती हो, बच्चे में भी हम लेकर के आए कि डिजिटली वो साउंड हो, वो सॉफ्टवेयर्स का यूज कर पाए। आजकल कितने सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, एप्स हैं, इवन टीचर्स के लिए ट्रेनिंग से लेकर के 70 तरह की निष्ठा और कई कितनी सारी एप्स हैं, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑफ रिलाइंग टू हैवीली ऑन एआई पावर्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। अब तो चैट जीपीटी आ गया, दुनिया भर की चीजें हैं, है ना। वो व्हाट्सएप पे भी वो मेटा एआई वाला ऑप्शन आ गया, ठीक, उससे कुछ भी पूछो, मैं तो खेलती रहती हूँ, बड़ा मजा आता है ना। तो उससे कुछ भी पूछो वो बढ़िया बढ़िया अपनी बातें बताता रहता है। तो एआई पावर्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड जो लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका ड्रॉबैक क्या है, क्योंकि हर चीज के फायदे नुकसान तो होते ही है ना। तो ड्रॉबैक पूछा है इंप्रूव्ड पर्सनलाइजेशन ऑफ लर्निंग, यानी आप चैट जीपीटी से कुछ पूछ रहे हैं वो आपके बारे में बता देगा, उसके पास डेटा होगा, पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन है, या मतलब इन जनरल भी किसी चीज के बारे में पूछ रहे हैं तो वो आपके हिसाब से बता देगा। रिड्यूस्ड टीचर वर्कलोड, शिक्षक का कार्यभार कम होगा क्योंकि बच्चे मदद ले पाएंगे इस चीज से, हाँ ठीक है, टेक्नोलॉजी से मदद मिलती है। लिमिटेड डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड इमोशनल स्किल्स, मतलब सामाजिक और भावनात्मक या संवेगात्मक कौशल का सीमित विकास होता है।
या फिर एनहेंस्ड एंगेजमेंट यानी बढ़ी हुई सहभागिता। हाँ, एंगेज तो रहते हैं बच्चे अगर उनको कंप्यूटर पे, फोन पे कुछ ऐसा करने को दे दो, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक यही है कि लिमिटेड डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड इमोशनल स्किल्स। यानी जब आपका बच्चा फोन में ही लगा रहेगा या आप खुद ज्यादा सॉफ्टवेयर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सामाजिक और भावनात्मक कौशल का सीमित विकास होगा, क्योंकि अब आप इंटरेक्शन आपका कम हो गया। आप घर पे देखो, माँ बाप भी फोन में लगे हुए हैं, बच्चे भी फोन में लगे हुए हैं, 4 दोस्त खाने पे गए वो भी फोन में लगे हुए हैं, सारी दुनिया फोन में लगी हुई है, आसपास ऐसा लग रहा है कोई किसी के साथ है ही नहीं, है ना। तो लिमिटेड डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड इमोशनल स्किल्स, यानी जब हम लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, उनके इमोशंस को नहीं समझ रहे हैं, कौन कब कैसी बात कहता है, मतलब हम लाइव इंटरेक्शन कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, तो इसकी संभावना होगी कि बच्चे का सामाजिक और सामवेगिक विकास जो है वो ठीक से ना हो पाए, या प्रॉपर ना हो पाए, या सीमित हो जाए, कम हो पाए। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। पहले आप पहले बच्चे, मतलब जो हम लोग जिस जनरेशन के लोग हैं, खेलने जाते थे, मैं तो गांव में थी बचपन में फॉर्चुनेटली, तो दिन दिन भर खेलते ही रहते थे बस ग्रुप में। अभी सेम मेरे भाई के केस में वो चीज नहीं हो पा रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स देयर आर रीजंस, टेक्नोलॉजी है, फिर शहरों की स्थितियां अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच मेथड एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू लर्न बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर ओन एक्सपीरियंसेस। कौन सी विधि छात्रों को अपने अनुभवों पर चिंतन करके सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है। यानी जो बच्चे के एक्सपीरियंसेस है उस पर वो चिंतन करे, प्रकाश डाले, प्रतिबिंबन करे, रिफ्लेक्ट करे। कौन सी लर्निंग है जो अनुभवों पर चिंतन करके सीखने को प्रोत्साहित करेगी। पहला ऑप्शन है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, यानी पूछताछ आधारित शिक्षा, जिसमें इंक्वायरी करे बच्चा। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, या फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम बेसिकली देखो, ये इंक्वायरी बेस्ड में आप इंक्वायर करते हो, सवाल पूछोगे, जानोगे, ये सब चीजें होंगी। प्रोजेक्ट बेस्ड में बच्चे ग्रुप बना करके किसी एक समस्या पे टूट पड़ते हैं और टाइम डिवाइड करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाएंगे। एक्सपीरियंशियल लर्निंग है जहां पे बच्चा जो भी उसने एक्सपीरियंस किया है उस पर प्रकाश डालता है और फिर अब आगे क्या करना है। उस दिन शादी में ये वाला मेकअप करके गई थी तो कैसी लग रही थी, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और इस बार क्या चेंज करना है। ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, आपने एक्सपीरियंस से सीखा है। तो ये अनुभवात्मक शिक्षा है, और इस पे एक थियरी भी है कोल्ब की, जो DEET+ में भी पूछी जा चुकी है, कि आप कैसे पहले कोई चीज करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर उसको मॉडिफाई करेंगे, अगली बार के लिए चेंज करेंगे और सीखते हैं। तो अनुभव से हम कैसे सीखते हैं, कोल्ब की थियरी भी है इस पे। फ्लिप्ड क्लासरूम बहुत साल पहले की होगी, मैंने यूट्यूब पे तो बहुत साल पहले कराई थी। फ्लिप्ड क्लासरूम होता है जस्ट ऑपोजिट है ट्रेडिशनल क्लासरूम का। यहाँ पे पहले आपको लेक्चर दिखाया जाएगा, कुछ वीडियो दिखाया जाएगा बच्चों को, और बाद में चर्चा होगी क्लासरूम के अंदर। क्लास से पहले लेक्चर और क्लास में चर्चा। तो उल्टा हो गया जो जनरली हम देखते हैं पारंपरिक वे में, कि पहले क्लास होती है, लेक्चर होता है, बाद में चर्चा होती है। तो यहाँ पे उल्टा है, इसलिए इसको फ्लिप्ड क्लासरूम कहते हैं। तो आंसर है अनुभवात्मक शिक्षा, और फ्लिप्ड क्लासरूम एक नया टर्म है जो आप लोग को हेल्प करेगा यहाँ पे। ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक जो कक्षा है, जो लेक्चर हो गया, होमवर्क एक्टिविटी हो गई, उसके बाद यानी लेक्चर दिया जाएगा, क्लास अटेंड करेंगे, आपको पढ़ाया जाएगा कुछ, जैसे हम भी करते ही हैं, और होमवर्क एक्टिविटी होगी कि अच्छा ये कर लेना, या लास्ट में क्वेश्चन दे दिए। फ्लिप्ड क्लासरूम में, जिसको पलटा हुआ कह लीजिए आप हिंदी में, लेक्चर पहले दिखाया जाएगा और क्लासरूम एक्टिविटीज होंगी। ये नहीं है कि होमवर्क मिल गया, यानी आपको एक रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर दिखा दिया, बाद में चर्चा हो रही है क्लासरूम एक्टिविटी। तो ऐसा नहीं होमवर्क करके बस क्वेश्चन कर लाना घर से, वो वाली चीज नहीं है। तो ऑपोजिट हो गया जो नॉर्मली ट्रेडिशनली होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन अनुमानी पद्धति नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे अन्वेषण विधि। जो एग्जैक्ट हिंदी होगी इसकी वो होगी अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि से संबंधित है, यानी ह्यूरिस्टिक मेथड से संबंधित है। फटाफट से बताएंगे। आपसे पढ़कर सीटेट में 132 नंबर लाए हूं, नीतीश ब्लॉग करें, थैंक यू मैम, ओनली यूट्यूब, बहुत बढ़िया जी नीतीश, आगे की तैयारी करिए बढ़िया से। बताइए और जवाब। ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ लर्निंग, डिस्कवरी मेथड संबंधित है इससे, डिमॉन्स्ट्रेशन संबंधित है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड संबंधित है, या फिर प्लेवे मेथड संबंधित है। फटाफट से बताइएगा। देखिए, डिमॉन्स्ट्रेशन टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, और ह्यूरिस्टिक एक अन्वेषण विधि है जहां पे बच्चे खोज कर रहे हैं। एक तरह से टीचर एक प्रॉब्लम सामने रख देगा और बच्चे खुद से सॉल्यूशन ढूंढ रहे होंगे, ये अन्वेषण है। डिस्कवरी से ज्यादा आसपास है या डिस्कवरी से ज्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि खोज विधि में भी ऐसा ही होता है कि बच्चे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिस्कवर कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि ये रिलेटेड हैं दोनों। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में तो टीचर सेंटर्ड है, टीचर ये चाइल्ड सेंटर्ड विधि है कि टीचर कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, आज हम ये देखेंगे तो मैप पे आपको कुछ दिखा रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में ग्रुप बना करके, और टीचर का भी रोल होता है, स्टेप्स अलग अलग होते हैं। प्ले वे मेथड तो खेल खेल में, छोटी क्लासेस के लिए। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि डिस्कवरी मेथड। और जो ह्यूरिस्टिक विधि है, ह्यूरिस्टिक विधि दी थी आपके H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने।
H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। चाइल्ड सेंटर्ड है, डिस्कवरी भी चाइल्ड सेंटर्ड है। ब्रूनर को हम डिस्कवरी के लिए जानते हैं, जेरोम ब्रूनर। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12? Which of the following Piaget's stage of cognitive development is correctly matched? यानी सही मिलान करना है आपको। पहला स्टेटमेंट है सेंसरी मोटर, यानी जन्म से 2 वर्ष इंद्रिय गामक या संवेदी परक अवस्था कहते हैं इसको। पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, SPCF, सम पीपल कांट फोकस, इसका एक एक्रोनिम हमने बनाया हुआ है। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर यानी इंटेलिजेंस रिलेटेड मोटर एक्टिविटीज, इसमें करेगा बच्चा जन्म से 2 वर्ष में। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जिसको हम 7 से 11 कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रपोजिशनल थिंकिंग, प्रपोजिशनल थिंकिंग क्या होती है? प्रपोजिशन में सोच पाना, अनुपात में या साथ में रख के चीजों को आप कनेक्शन बिठा पा रहे हैं। जैसे A बड़ा है B से और B बड़ा है C से, तो ये ऑब्वियस है कि A इज ग्रेटर देन B एंड C बोथ। ये थिंकिंग आपकी 11+ साल में आती है ना। और ये कॉन्क्रीट में मैंने कि लिख के बता दिया, वैसे ही वर्बली। तो यहां पे जो आंसर होगा वो होगा आपका सेंसरी मोटर, ओनली 1। इंटेलिजेंस रिलेटेड मोटर एक्टिविटीज, इसका मतलब है कि बच्चा बुद्धि या अपने ज्ञान की संरचना एक्टिविटीज करके करता है। सेंसरी एक्टिविटीज, सेंसेस प्लस मोटर एक्टिविटीज, यानी अपने 5 सेंसेस से, ज्ञानेंद्रियों से देखना, सुनना, टच, टेस्ट, ये सब करके वो अपनी दुनिया की, अपने दिमाग की समझ बना रहा है। और साथ में मोटर एक्टिविटीज, चलना फिरना, इसको टच किया उसको टच किया, इन दोनों के माध्यम से वो अपने दिमाग का विकास करता है। उसको हम इंटेलिजेंस रिलेटेड मोटर एक्टिविटीज कह रहे हैं कि वो उसकी बुद्धि का विकास सेंसेस प्लस मोटर एक्टिविटीज से हो रहा है। यानी अपने 5 सेंसेस आर टीचर्स, एक तरह से बच्चे के सेंसेस ही यहाँ पे टीचर्स होते हैं, वो उन्हीं से सीखता है। और मोटर एक्टिविटीज चलना फिरना, दौड़ना भागना, ये करके। When children do listen and identify activities, they are dash. Listen and identify मतलब सुनना और पहचानना। क्या आपको बोला जाएगा C फॉर कैट, तो बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि हाँ कैट ये होती है ना। तो ये लिसन और आइडेंटिफाई वाली जो एक्टिविटीज जब बच्चे करेंगे, तो पहला ऑप्शन है प्रैक्टिसिंग अ बेसिक लैंग्वेज स्किल लिसनिंग, यानी बच्चे के अंदर बुनियादी भाषा कौशल और सुनने का अभ्यास होगा, यानी सुन करके वो समझ पा रहा है चीजों को। बात तो सही है। डेवलपिंग देयर वोकैबुलरी, बच्चे की वोकैबुलरी यानी उसका शब्दावली, उसकी या शब्द भंडार बेहतर हो रहा है। हाँ सही है भाई, वर्ड सुनेगा पहचानेगा तो वोकैब में, उसके शब्द भंडार में ऐड होते जाएंगे, स्टोर होते जाएंगे। तो बोथ 1 और 2 आसान सवाल है। चलिएगा खैर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आज भी हम सिर्फ 15 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, कल कोशिश करेंगे 20 कर लें। ठीक से एक्सप्लेन करते हैं तो समय लग जाता है 15 में भी। ग्रुपिंग स्टूडेंट्स इन अ हेट्रोजेनस वे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेट्रोजेनस वे और आपका होमोजीनियस वे, 2 ग्रुप्स होते हैं, विषम और सम। होमोजीनियस होता है सेम, होमो का मतलब ये सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो छात्रों को विषम तरीके से समूहीकृत करने से डैश हो सकता है। यानी हेट्रोजेनस का मतलब है मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग, यानी अलग अलग तरह के बच्चे हैं ग्रुप में। कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई म्यूजिक में अच्छा है, कोई किसी के 60% आते हैं, दूसरे के 90 आ सकते हैं, किसी के 33 भी आते होंगे। यानी मिक्स्ड बच्चे हैं, अलग अलग क्षमताओं वाले। ठीक है बात। तो अगर हम बात करें यहाँ पे हेट्रोजेनस ग्रुपिंग की गई है, जिसको अच्छा माना जाता है होमोजीनियस से, तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है हेल्प प्रिवेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम लेबलिंग अदर स्टूडेंट्स एज स्लो और एडवांस, क्योंकि हर तरह का बच्चा है तो आप ठप्पा नहीं लगाएंगे, अरे ये वाला सेक्शन तो बड़े बेकार बच्चों का है, ये तो अच्छे बच्चों का नहीं। तो सही है। अफेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट है अफेक्ट ओनली द परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ द ब्राइटर स्टूडेंट्स, यानी इसका प्रभाव केवल मेधावी छात्रों के प्रदर्शन और प्रगति पर पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है, बाकी बच्चों पे भी पड़ेगा। तो ओनली 1 इज राइट, फर्स्ट ऑप्शन सही है। और हेट्रोजेनस बेटर होता है, होमोजेनस एक ही क्षमता के बच्चे हैं, एक ही जैसे बच्चे हैं, मैथ्स में अच्छे हैं तो मैथ्स में ही अच्छे हैं, या फिर फर्स्ट आते हैं तो सब फर्स्ट ही आ रहे हैं। उससे बेटर है कि मिक्स्ड एबिलिटी वाले ग्रुप हो, यानी एक दूसरे से बच्चे चीजें सीख सकें, कोई किसी चीज में अच्छा है, कोई किसी और। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ये क्या होता है भाई? क्वेश्चन नंबर 15 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ अ टीचर। समस्या समाधान के संदर्भ में शिक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका है? यानी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, समस्या का समाधान निकालने के लिए टीचर की भूमिका पूछी है आपसे। लास्ट क्वेश्चन है आज का। पहला ऑप्शन है क्रिएट द प्रॉब्लम सिचुएशन, यानी समस्या की स्थिति बनानी है आपको, प्रॉब्लम पोज करनी है क्लास में कि समस्या ये है, अब मान लीजिए पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ये समस्या है, तो सही है टीचर का रोल। फिर सेकंड क्या है? क्रिएट फियर फ्री एटमॉस्फियर इन द क्लास, बच्चे भय से न भरे हुए हो, भय मुक्त हो, सवाल पूछना चाहें तो पूछ पाए, कुछ सॉल्यूशन देना पाए तो देना चाहें तो दे पाए, सही है। थर्ड क्या है? असिस्ट द स्टूडेंट्स इन परसीविंग, डिफाइनिंग एंड स्टेटिंग द प्रॉब्लम, यानी बच्चों को मदद दे टीचर, जहां समस्या को समझने की बात हो, उसको परिभाषित यानी प्रॉपर तरीके से उसको डिफाइन करने की बात हो कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, इसको डिटेल में डिफाइन कर पाए, समझ पाए।
या लिख पाए, एंड स्टेटिंग द प्रॉब्लम, और प्रदर्शित कर पाए कि समस्या ये है। तो ये बिल्कुल होता है, और ये सारी ही चीजें हेल्प करेगा जो टीचर, वो बेस्ट है समस्या समाधान में। तो सेकंड ऑप्शन इज दी राइट आंसर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस कितने आपने ठीक किए वो आप बता दीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही सकते हैं। कमेंट्स में बताएंगे कितने मार्क्स आपके जो है ठीक हुए। टेलीग्राम पे ये मैं दे दूंगी आपको पीडीएफ। बाकी बी और ऊन कांस्टेंट, यानी अपने साथ बने रहें। आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं ठीक हुए वो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। कल मिलते हैं शाम को 9 बजे या रात को 9 बजे, जो भी आप कहना चाहें, मंडे टू फ्राइडे। बहुत दिन बाद हम कंटिन्यू चल रहे हैं यूट्यूब पे, तो वो वाला चल नहीं, मतलब क्लास में चल रहे हैं। बहुत ही गंदे पीजे, कोई बात नहीं, मैनेज कर लीजिए, क्या कर सकते हैं। देखिएगा एक बार, और कोई सवाल हो आपके मन में, कोई कुछ बात हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी दर्द समस्या बाद में पूछेगा संडे को, संडे वार्ता में। ऐसे दिल विल के सवाल संडे को होने चाहिए, अभी नहीं, है ना। गुड वे ऑफ टीचिंग, वी आर लकी दैट वी हैव अ टीचर लाइक। रो दूंगी सविता में, है ना। आजकल वैसे ही तारीफ सुन के रो देने का मन करता है। 15 में से जो है 10 आए हैं, 13, 12 आउट ऑफ 15, 9 आउट ऑफ 15, 13 आउट ऑफ 15। चलिए धन्यवाद आपका, कल मिलते हैं। ऐसे ही अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करते रहेंगे, मुश्किल आसान, जिस भी तरह के क्वेश्चंस बेसिकली पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि सिर्फ मुश्किल भी नहीं आते और सिर्फ आसान भी नहीं आते, है ना। चलिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं।